स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के दूसरे सेशन में। आज का डेट है 3 अप्रैल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस 3 के टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो सुंदरबंस के बारे में बात करेंगे। सुंदरबन डेल्टा क्या होता है, इसमें मैनग्रोव्स होते हैं, हम जानते हैं। इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ते हैं, ये बात करते हैं। इसके बाद इलेक्शंस के दो टॉपिक है। एक तो ग्रीन इलेक्शन क्या होता है, क्या हरे रंग का इलेक्शन होगा? नहीं, क्या एग्जैक्टली है ग्रीन इलेक्शन, इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद इलेक्शन में एआई अगर आ गया है तो एआई का क्या इंपैक्ट होता है आपके इलेक्शन में, ये भी हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सुंदरबन का एक बढ़िया सा पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सुंदरबंस क्या है। सुंदरबंस तो सुंदरबन एक डेल्टा रीजन में आपके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रीजन इन अ डेल्टा। तो कौन से डेल्टा की बात हो रही है? हम लोग बात करते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ। और आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबंस को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि भाई सुंदरबंस में का जो बायोडाइवर्सिटी है, इट हैज वेरी लार्ज बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपका काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और सुंदरबंस बेसिकली एक टाइडल वाटर्स है, आपके समुद्र के पास, आपके टाइडल वाटर्स में सिचुएटेड होता है। क्योंकि हमें पता है ना डेल्टा रीजन है ना, डेल्टा रीजन तो आपका समुद्र के पास है और समुद्र के पास आपके टाइड्स होंगे, तो टाइडल वाटर्स आपके एंटर कर जाएंगे सुंदरबंस रीजन में, जिसके वजह से आपका जो पानी है वहां का सलाइन वाटर प्रेजेंट होगा इन सुंदरबन। देखिए यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं ना, ये जो पानी आपका है ये सलाइन वाटर है और ये जो पेड़ है ये पेड़ होते हैं आपके मैनग्रोव्स। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होगा, मोस्ट ऑफ द जगह हमें पानी देखने को मिलता है, वो भी सलाइन वाटर। तो ऐसे पानी में आपका कौन सा पेड़ इजीली सरवाइव कर पाता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ऐसे जो मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट आप इजीली देख सकते हैं आपके सुंदरबंस में। और सलाइन वाटर होने का कारण एक तो पहला रीजन रहता है कि क्योंकि सी का वाटर चला आता है यहाँ पे, लेकिन और दूसरा रीजन ये है जो फ्रेश वाटर है जो ऑफ द रिवर का, उससे ये कट ऑफ हो जाता है, इसलिए सैलिनेशन ऑफ वाटर आपका काफी ज्यादा हो जाता है अगर ऐसा होता है तो। और ऐसा हो रहा है सुंदरबंस में। सुंदरबंस काफी सलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर का इसमें कट ऑफ आपका काट दिया गया है। इवन आपका जो ग्राउंड वाटर है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको भी देखा गया है, दैट इज मोर देन 250 मीटर से भी ज्यादा गहराई में आपको ग्राउंड वाटर मिलता है इन सुंदरबन। तो क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने पड़ते हैं? तो सबसे पहला तो चैलेंज यही था कि यहाँ पे स्वीट वाटर नहीं मिलता, आपका स्वीट वाटर नहीं मिलता और रिवर का वाटर आपका कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वाटर पूरा सेलाइन हो जाता है। सेकेंड आपका है यहाँ पे आपका जो यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ के फॉरेस्ट को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है और एक्सप्लॉइट करने की वजह से फॉरेस्ट आपके काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपके ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए शेर, एलिफेंट्स, ये सब चीजें, ये सब जो एनिमल्स है काफी ज्यादा मिलेगा। तो कई बार इन एनिमल्स का ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो जाता है और इस कॉन्फ्लिक्ट में कई बार ह्यूमंस मारे जाते हैं, कई बार इन एनिमल्स को मार दिया जाता है। तो ऐसे एनिमल और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस भी देखने को मिला है। इसका रीजन काफी सारा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी है और आपका क्लाइमेट चेंज के कारण भी काफी बायोडाइवर्सिटी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपका सी लेवल में भी काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी खबर तो नहीं है। देखिए इसके अलावा रिवर इरोजन भी हमें देखने को मिलता है। रिवर इरोजन, रिवर्स मूव करते हैं डेल्टा रीजन में, वो अपने राइट बैंक लेफ्ट बैंक को काफी ज्यादा इरोड करते हुए चलते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। देखिए आपके यहाँ पे बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट है, मोंगला पोर्ट से कई सारा केमिकल और पेंट्स, ये सब जो रिवर है, रिवर में चला जाता है। इसके अलावा कई सौ टन आपके माइक्रो प्लास्टिक्स भी रिवर में बह के चले आते हैं। और जैसे एक इंडियन लेदर एस्टेट है, इंडियन लेदर एस्टेट के कारण भी काफी सारे केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स आपके रिवर में ऐड होते हैं और यही रिवर बाद में बे ऑफ बंगाल में गिरती है और बे ऑफ बंगाल से ही लगा है आपका सुंदरबन, और इसके कारण आपका सुंदरबन में भी पोल्यूशन आपका क्रिएट हो रहा है, जिससे आपका बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुंदरबन काफी ज्यादा अफेक्टेड फील कर रहा है। माइक्रो प्लास्टिक भी फ्लो करता है, करीबन 4 मिलियन टन के आसपास माइक्रो प्लास्टिक आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कई सारे बेनिफिट है क्योंकि काफी सारा जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये जो आपके क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट है, क्लाइमेट इम्पैक्ट जो हो रहा है इसको मिटिगेट करने का भी काम करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके आपके मेडिसिनल प्लांट्स भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसका होता है और फूड
एज अ फूड सोर्स भी इसको यूज किया जाता है। तो देखिए मैनग्रोव्स के कई सारे आपके यूजेस आपको यहाँ पे, और ये तो हमने चैलेंजेस देख लिए। तो ऑब्वियसली आप कुछ सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस किए जा सकते हैं इस सिचुएशन से बचने की। सबसे पहला, इन डेल्टा रीजियंस में आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक होना जरूरी है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा सॉल्ट टॉलरेंट पैडी, सॉल्ट टॉलरेंट आपके ऐसे राइस के आपके स्पीशीज आपको उगाने चाहिए जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है। जिसका एग्जांपल में कुछ हम बात करते हैं, जैसे नोना बोकरा, नोना बोकरा। इसके अलावा एक होता है तारमुगूर, और भी कई सारे आपके स्पीशीज ऑफ राइस हैं जो हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है इन एरियाज के लिए। ठीक है, अच्छा ये एग्रीकल्चर तो हमने कर दिया। अभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिले, इस प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन करना और इस प्रोडक्ट्स को आपको मार्केट करना, इसके लिए ऑब्वियसली एग्रो बेस्ड जो एमएसएमई है उसको भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो एग्रो बेस्ड एमएसएमई भी यहाँ पे अगर खोला जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और आपके एरिया के जीडीपी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ एग्रो बेस्ड एमएसएमई को भी हमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखिए इकोनॉमी पे भी फोकस करना है। तो इकोनॉमी फोकस करने के लिए नॉन टिम्बर बेस्ड यूज स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉन टिम्बर बेस्ड का मतलब है कि आप पेड़ बिना काटे आप फॉरेस्ट का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन टिम्बर बेस्ड यूज, ठीक है, टिम्बर का इस्तेमाल ना करते हुए नॉन टिम्बर बेस्ड यूज करेंगे हम फॉरेस्ट में। इसके अलावा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनको भी बढ़ावा देना है, और फोकस ये कर सकते हैं कि वुमेन बेस्ड आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये बेसिकली जेंडर इक्वालिटी में भी सहयोग, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने में भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी अगर आप वुमेन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओज को प्रोत्साहित करें तो। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट के साथ आपका क्लाइमेट चेंज के कारण आपके कुछ डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी फोकस, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, ताकि डिजास्टर जो आपके क्लाइमेटिक रिस्क हैं, क्लाइमेटिक रिस्क जो है उनका प्रभाव ना पड़ सके। तो देखिए यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट रिस्क के बारे में भी बात हुई। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये जो हमारा मैनग्रोव इकोसिस्टम है दैट इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम को हम लोग कैसे और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम को हमें ठीक करने के लिए हमको कोशिश करना है कि कुछ ऐसे सी वीड्स होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव्स, सी वीड्स और कुछ इंपॉर्टेंट एल्गीज भी होते हैं, और ये आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, ये आपका वाटर ट्रीटमेंट में। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है आपकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका मिनरलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन मतलब इनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का काम। देखिए जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं ये भी आपके इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस जैसे कि आपका कातला हो गया, कातला, रोहू, इसके अलावा तालापिया, इसके बाद आपका भेटकी, और भी कई सारे आपके ऐसे जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं ये भी पॉन्ड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखिए बायोफिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके जो डेब्रीज है उनको ट्रैप करती है, और आपके इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनके ग्रोथ को प्रमोट करती है आपके बायोफिल्टर्स। ठीक है, इसके अलावा सोलर एनर्जी और आपका बायो एनर्जी को भी हमें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी का यूज को बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो ये सारे तरीके हो गए जिन तरीकों से हम आपका जो सुंदरबंस का जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। देखिए इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए 2 न्यूज आइटम यहाँ पे है। सबसे पहला ग्रीन इलेक्शन की बात करेंगे हम लोग। ग्रीन इलेक्शन
और सेकंड हम लोग इलेक्शन में एआई का यूज, चलो वो आगे देखेंगे। ग्रीन इलेक्शन आखिर होता क्या है? अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके 5 स्टेट्स में आपका इलेक्शन कराया, और इस इलेक्शन कराने के बाद आपका इलेक्शन कमीशन एक कंसर्न शो करता है और कहता है कि इलेक्शन में ज्यादा हम लोग जो इलेक्शन के कारण जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए कार्बन फुटप्रिंट बढ़ क्यों रहा है अभी देखेंगे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोगों को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ था इलेक्शन में, जिसके कारण आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से हैं? जैसे कि भाई पेपर का तो इस्तेमाल कई जगह होता है, ठीक है, तो पेपर बनता कैसे? पेड़ के काटने से तो पेपर बनता है। इसके अलावा जो रैलीज है, जो आपके रैलीज में इतना बड़ा काफिला चलता है, इतने कार्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सब का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, इसके वजह से आपका फ्यूल का कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है, और ये भी आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने में एक तो बिजली खपत हो रही है, साथ ही साथ आपका नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। साथ में जो आपके बैनर्स बनते हैं, आपके बैनर्स हो गए, फ्लैक्स बनते हैं, ये भी कई बार प्लास्टिक का बनता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया हुआ है। मोस्टली आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है बैनर्स बनाने में, जो कि हमें पता है प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा आपके कई सारे डिस्पोजेबल आइटम्स है। डिस्पोजेबल आइटम जैसे ग्लास हो गया, वो भी कई बार प्लास्टिक का बना है और इधर उधर फेंक दिया, उसके वजह से भी आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, प्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं, और ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इलेक्शन में। इसके बारे में बात हम लोग करते हैं, और ऐसा इलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रीन इलेक्शन, जहां आपका कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान का इस्तेमाल ना हो और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रहे। तो पहला स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हम लोग कराया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर हम लोग कराते हैं तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ऑब्वियसली जरूरत क्यों है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में कोई फ्रॉड हो, तो आपका सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ होनी चाहिए और कोई भी हैकिंग ना हो सके, तो आपका काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के इलेक्शन कराने में काफी ज्यादा कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो आपका कम होता है। इसके अलावा भाई आपका अगर वोटिंग हमें करानी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करानी है या आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करना है, तो लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और आपके ये जो इको फ्रेंडली मटेरियल होते हैं, इको फ्रेंडली जो आपके हम मटेरियल का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें भी कॉस्ट आपका काफी ज्यादा हाई लग जाता है, अच्छा खासा कॉस्ट आपको लग जाता है। और इसके अलावा पब्लिक जिस तरीके से काम करती आई है उसी तरीके से काम करती रहना चाहती है, इसलिए पब्लिक में आपका स्केप्टिज्म भी बढ़ता है। तो पब्लिक कहती है कि भाई ये मतलब चेंजेस करने की क्या जरूरत है, नए अप्रोच को हमेशा कोई ना कोई चाहता नहीं है कि कोई भी खुद को चेंज करना नहीं चाहता, तो पुराने ढंग से ही काम करना चाहता है। तो थोड़ा सा अपोजिशन इस मामले में भी हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो आपका जो इलेक्शन है, जो आपका ग्रीन इलेक्शन क्या कहीं पे कराया गया था? देखिए 2019 की बात है। 2019 में आपका केरला का स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया गया था ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इन इलेक्शंस। मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स होते हैं, उसका पूर्ण रूप से बैन किया गया था इन इलेक्शन में कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा आपके सिंगल यूज प्लास्टिक्स का। और जो बैनर्स है या फ्लैक्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से नहीं बनना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मटेरियल से हमें बनाना है। ये आपका 2019 का केरला इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था। इसके अलावा 2022 में गोवा में भी गोवा इलेक्शन कमीशन जो था उसने भी बात किया था ऑन द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल करने को कहा गया था इन गोवा। तो इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में क्या ऐसा देखा गया है? हाँ, श्रीलंका में एक आपकी पार्टी है जिसका नाम है SLPP का फुल फॉर्म है श्रीलंका। तो श्रीलंका की पार्टी का क्या नाम है? श्रीलंका पोडुजना पेरामुना SLPP। इस पार्टी ने कहा था कि भाई हम लोग जो इलेक्शन करेंगे ये आपका ग्रीन इलेक्शन करेंगे। तो ये बनता है वर्ल्ड का सबसे पहला इको फ्रेंडली इलेक्शन कैंपेन जो SLPP के द्वारा कराया गया था। ये तो इन्होंने बोला था कि भाई जो भी हमारा एमिशन होगा, जितना भी हम लोग
इलेक्शन के दौरान जो एमिशन होगा गाड़ियों के चलने की वजह से, तो जितना हम लोग एमिशन करेंगे उतना ही हम लोग प्लांट करेंगे ट्रीज, उतना हम लोग ट्रीज प्लांट कर देंगे। तो जितना हम लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग प्लांट कर देंगे ट्रीज। इसके अलावा देखिए एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है, तो एस्टोनिया कंट्री ने एक डिजिटल वोटिंग कराया, आपका डिजिटल वोटिंग कराया गया। तो एस्टोनिया डिजिटल वोटिंग, हालांकि अगर डिजिटल वोटिंग आपको कराना है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों में आपका अवेयरनेस बढ़ाने की हमेशा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब क्या आगे वे फॉरवर्ड हो सकता है, इस डायरेक्शन में क्या काम किया जा सकता है, किस किस का रोल हो सकता है। तो पहली बात आपका सिविल सोसाइटी का रोल होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का एक रोल होना चाहिए, आपका मीडिया का भी रोल है, मीडिया का रोल आपका लोगों को जागरूक करना, अवेयर करने में है मीडिया का रोल। इसके अलावा ऑब्वियसली एजुकेट तो करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है, एजुकेशन बढ़ाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे किसका यूज करना है, पेपर का तो हमें यूज नहीं करना है, पेपर का यूज नहीं करना है, लेकिन रिसाइकल्ड पेपर का यूज करना। रिसाइकल्ड पेपर के अलावा हम लोग नेचुरल फाइबर्स का भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स के अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं प्लास्टिक्स का, कैसा, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा पार्टीज को भी सहयोग करना पड़ेगा, पार्टीज को भी सहयोग करना पड़ेगा। आपके जो कम से कम रैलीज हो, अगर रैलीज नहीं होंगे तो चुनाव प्रचार कैसे होगा भाई, चुनाव प्रचार ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन चुनाव प्रचार किया जा सकता है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन करते हैं ना हम लोग, डोर टू डोर कैंपेन में भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका इको फ्रेंडली हो जाता है। तो डोर टू डोर कैंपेन किया, और इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इसके अलावा आप लीगल रूट अप्लाई कर सकते हैं, लेजिस्लेशन ला सकते हैं, लेजिस्लेशन ला सकते हैं कि भाई आपके ग्रीन इलेक्शन यानी कि सारी पार्टीज को बायोडिग्रेडेबल चीजों का ही इस्तेमाल करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं जो आपके इलेक्शन को और इको फ्रेंडली बना देगा। अब एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं एआई इन इलेक्शन, इलेक्शन में एआई का क्या इस्तेमाल है। तो एआई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। अभी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, कोई भी चीज आपको बताई जा रही है वो पूर्ण रूप से गलत है। और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है पूर्ण रूप से गलत नहीं है लेकिन इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देख के इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देकर हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब लोगों का माइंड इस तरीके से माइंड वॉश कर सकते हैं। इनएक्यूरेट आपका इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं देना है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है। तो इस प्रकार के गलत इन्फॉर्मेशन का प्रचार करके हम लोग जो वोटर्स हैं, वोटर्स को आप भ्रमित कर सकते हैं। तो वोटर्स ऐसे भ्रमित होंगे तो गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी को बदनाम करने के लिए हम लोग डीप फेक्स का इस्तेमाल करते हैं। डीप फेक्स आप लोगों को पता होगा, डीप फेक्स का मतलब ये है कि काम कोई और कर रहा है लेकिन किसी दूसरे का फेस उसमें लगा दिया जाए, ठीक है। तो जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो ऐसे डीप फेक्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, अगेन जिससे वोटरों का माइंड वॉश हो सकता है, वोटरों का माइंड वॉश हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो एआई जिस तरीके से हम लोग के लिए एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन एआई का अगर हम लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। तो एआई को लेकर हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और अपना रिसर्च खुद करने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमने इलेक्शन में एआई भी कंप्लीट कर लिया और GS3 के जो न्यूज हैं वो हमने इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।